नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद एबी पर। दोस्तों बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम की। तो दोस्तों इसके जो आवेदन हैं वो समाप्त हो चुके हैं। अब दोस्तों आपको कंटिन्यू मेरे चैनल पर तैयारी करवाई जाएगी। तो दोस्तों आपका ये जो एग्ज़ाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ये आप मान के चलिए अगले 1.5-2 महीने में करवा लिया जाएगा। और ये दोस्तों आपको पता होगा कि इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है। जितना ईजी एग्ज़ाम होता है ये, उसी हिसाब से इसका कट ऑफ भी बहुत हाई जाता है। इसलिए आपको बहुत हल्के में इसको नहीं लेना है, बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी है ताकि एक सीट इसमें आपकी रिजर्व हो सके। तो मेरे चैनल पर दोस्तों आपको आज से बिल्कुल फ्री में, बिना किसी चार्ज के आज से तैयारी करवाई जाएगी। और इसके लिए दोस्तों ख़ास करके इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों आप उससे भी जुड़िएगा, जिससे आपको इस एग्ज़ाम को लेकर जो भी अपडेट हैं वो मिलती रहें। आज हमारा दोस्तों पहला प्रैक्टिस सेट है जीएस का। इसी प्रकार आपको आगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ ये सब प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइए। और आइए चलते हैं दोस्तों अपने पहले प्रैक्टिस सेट की ओर। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसने हजरत आला की उपाधि धारण की थी? तो हजरत आला की उपाधि धारण करने वाला कौन था दोस्तों? ये था शेरशाह सूरी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हुमायूं का मकबरा बनवाया था। तो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था दोस्तों? हुमायूं का मकबरा बनवाया था दोस्तों जो उसकी पत्नी थी, जिसका नाम था दोस्तों हाजी बेगम या हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम, उसका एक नाम था हाजी बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टोडरमल बंदोबस्त संबंधित था। तो टोडरमल दोस्तों बंदोबस्त किससे संबंधित था? तो ये दोस्तों संबंधित था भू राजस्व व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत के सबसे पुराने ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं। इसमें से बताइएगा दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका सी नंबर। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी और सी। यानी कि दोस्तों इसका बनावली तथा महादाहा, ये दोनों सबसे मध्यकाल के जो पाषाणकालीन स्थल हैं, सबसे प्राचीन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की चौथी वर्षगांठ मनाई गई। तो दोस्तों इसकी अभी हाल ही में देखा जाए तो मनाई गई है 78वीं वर्षगांठ 2021 में, लेकिन ऑप्शन में 2021 का 78वीं वर्षगांठ नहीं दी गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 75वीं वर्षगांठ 2018 में मनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने जिज मोहम्मद शाही की रचना की? तो जिज मोहम्मद शाही की रचना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, सवाई राजा मानसिंह ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किसने कहा कि भारतीय मनुष्यों की अत्यंत पतित और निकृष्ट नस्ल है? किसने कहा था दोस्तों कि भारतीय जो मनुष्य हैं अत्यंत पतित और निकृष्ट नस्ल हैं? तो ये कहा था दोस्तों चार्ल्स ग्रांट ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, चार्ल्स ग्रांट ने कहा था। इसी प्रकार दोस्तों जैसे चार्ल्स ग्रांट ने कहा था निकृष्ट, कॉर्नवालिस ने कहा था हिंदुस्तान का हर निवासी भ्रष्ट है। तो ये अंग्रेज़ दोस्तों इसी प्रकार भारतीयों के बारे में इन्होंने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति को नियुक्त किया, किसने नियुक्त किया था? तो जो राष्ट्रीय योजना समिति थी दोस्तों उसकी नियुक्ति की थी सुभाष चंद्र बोस ने। और 1938 में ही त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता भी ये कर रहे थे। लेकिन दोस्तों ये जो योजना समिति थी, ये इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश के साथ भारत की स्थलीय एवं जलीय सीमा नहीं लगती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। श्रीलंका से दोस्तों भारत की केवल जलीय सीमा लगती है, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार से जलीय और स्थलीय दोनों सीमाएं लगती हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों, भाबर उस क्षेत्र को कहते हैं। भाबर किस क्षेत्र को कहते हैं? तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों?
इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका दोस्तों। जहाँ विलुप्त नदियाँ पुनः प्रकट हो जाती हैं उसे क्या कहते हैं, भाबर। और भाबर के बाद में जो दलदल वाला मैदान होता है दोस्तों उसको कहते हैं तराई का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सुमेलित करने वाला, जिसमें एक तरफ दिए गए हैं वन्य जीव अभ्यारण्य और दूसरी तरफ है राज्य। आपको बताना है कौन सा राज्य में, कौन से राज्य में दोस्तों कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो हम आपको एक बार मैच करके बता दे रहे हैं दोस्तों, उसके बाद सीधा आंसर बताएंगे। इसमें जैसे दोस्तों गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य है। गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, ये असम में है आपका। दूसरा है दोस्तों कंचनजंगा, ये आपको पता होगा दोस्तों, सिक्किम में है। किन्नर सानी जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, तो ये दोस्तों तेलंगाना में स्थित है किन्नर सानी जीव अभ्यारण्य। और लास्ट डम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य ये है दोस्तों मिजोरम में। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों इसका। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कर्नाटक की कोलार खान से सोना निकाला जाता है, यह खान किस चट्टान पर स्थित है। आपको बताना है कि जो कोलार खान है ये किस चट्टान का भाग है। तो ये दोस्तों है धारवाड़ चट्टान का भाग है, इसलिए ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 जोड़ता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 किसको जोड़ता है दोस्तों, तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, कोलकाता और हाजिरा को जोड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों में से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं। तो दोस्तों ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं आपके अफ्रीका महाद्वीप से। भूमध्य रेखा दोस्तों किस नदी को 2 बार काटती है, तो भूमध्य रेखा दोस्तों काटती है कांगो नदी को 2 बार, जबकि मकर रेखा लिम्पोपो नदी और भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नवंबर 2018 में तमिलनाडु में किस चक्रवाती तूफान के चलते हाई अलर्ट जारी किया गया था। तो दोस्तों नवंबर में ये आया था एक बहुत ही भयंकर तूफान तमिलनाडु में, जिसके लिए हाई अलर्ट जारी किया गया था। इसका नाम था गाजा, याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गिफेन तथा घटिया माल पर विचार करते समय हमें यह ज्ञात होता है कि घटिया वस्तुओं के लिए आय मांग की लोच होती है। आय मांग की लोच क्या होती है ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। आय मांग की जो लोच होती है वो हमेशा ऋणात्मक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सिडबी का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको पता होगा सिडबी का मुख्यालय है दोस्तों लखनऊ में। इसकी स्थापना दोस्तों 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। और इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी। तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए दोस्तों कमेटी बनाई गई थी नरसिम्हन समिति। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नांकित में से कौन एक भूमंडलीकरण का अस्त्र नहीं है। इसमें आपको बताना है भूमंडलीकरण का अस्त्र कौन सा नहीं है। तो इसमें कौन सा राइट होगा दोस्तों, इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा। स्टैगफ्लेशन क्या होता है। अब आपको बताना है दोस्तों स्टैगफ्लेशन क्या होता है। तो स्टैगफ्लेशन दोस्तों होता है मुद्रास्फीति के साथ मंदी। मुद्रास्फीति के साथ जब मंदी होती है तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, स्टैगफ्लेशन। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो इसमें बताइएगा भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो ये हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई थी यदि आपसे पूछ ले तो दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में हुई थी ये बैठक। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहीं पर भी आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 25 है उसमें धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन मिलता है। अगला दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने योग्य हो, भारत का नागरिक हो। तो दोस्तों इसकी जो अर्हताएँ दी गई हैं राष्ट्रपति पद की अनुच्छेद 58 में, उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति पढ़ा लिखा हो, इसलिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आपका ये प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। धन्यवाद।